ये चेकलिस्ट है, दोबारा देख लो, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कितना सही होता ना, सारी देश जिसमें वीज़ा लग सकता है उस सब देशों के वीज़ा लगे लगाए आते पासपोर्ट वीज़ा। हेलो यूट्यूब फैमिली, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूएसए में इंडियन पासपोर्ट कैसे बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन पासपोर्ट तो इंडिया में मिलेगा, लेकिन नहीं, आप इंडियन पासपोर्ट इंडिया के बाहर भी बनवा सकते हो अगर आपकी कंट्री में इंडियन एम्बेसी है तो। ये वीडियो 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट बिफोर सेंडिंग योर एप्लीकेशन टू एम्बेसी, और दूसरा पार्ट वेट करने वाला पीरियड, जब पासपोर्ट मिल जाता है उसके बाद पासपोर्ट का रिव्यू। सो पेन पेपर लेके बैठ जाओ, इस वीडियो में पूरा बताऊंगा पासपोर्ट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप अपने जिस भी कंट्री में हो उस कंट्री में इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट खोल के कॉन्सुलर सेक्शन में जाके पासपोर्ट पेज की ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ना, जो भी पासपोर्ट सर्विसेज के बारे में। मैं यूएस में हूँ और मेरी स्टेट के पास शिकागो की कॉन्सुलेट पड़ेगी, तो इसलिए मैं शिकागो कॉन्सुलेट में अप्लाई करूँगा। इस पेज में आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मिलेंगे पासपोर्ट के बारे में, सारी सर्विसेज के बारे में मिलेगा, जनरल इन्फॉर्मेशन। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये सब जाके पढ़ लो। ये बस 9 पेजेस है, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए कि री इशू कैसे होगा पासपोर्ट, और क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या कंडीशंस है री इशू करने के। आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, आपको कितने पेजेस का पासपोर्ट चाहिए, 36 पेजेस या 60 पेजेस का। तो ये सारी चीज़ें आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, कि आप कहाँ यूएस में रहते हो तो आपके एरिया में कौन सी एम्बेसी, कौन से कॉन्सुलेट पास में पड़ेगी, उस सब चीज़ों की डिटेल इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगी एफएक्यू में। एंड वैलिडिटीज़ भी दिखा देंगे आपको कि कब आप अप्लाई कर सकते हो री इशू के लिए और कब नहीं कर सकते। सो आई हाईली रिकमेंड आप इसको पूरा पढ़ लें। एंड उसके बाद इसी के थ्रू आपको वीएफएस की वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जिसमें आप जाके पासपोर्ट का एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। तो अब आप आ गए वीएफएस की वेबसाइट पे, जो लिंक इंडियन एम्बेसी के थ्रू दिया है। मेक श्योर कि आप यूएसए वाले वीएफएस लिंक पे हैं जिसमें इंडियन पासपोर्ट सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं। तो पासपोर्ट सर्विसेज में क्लिक करोगे तो ये पेज आ जाएगा जिसमें 6 स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैसे आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप को जाके सारे डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स को पढ़ो। तो ये ऐसा कुछ पेज है फर्स्ट स्टेप के बाद पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन का। इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी सर्विस यूज़ करनी है, तत्काल सर्विस चाहिए, नया पासपोर्ट चाहिए, या री इशू कराना है। उसके बाद ये ओवरव्यू सेक्शन है, इसको हाईली रिकमेंड, इसको पढ़ लो। इसमें सारी चीज़ें दी गई है कि प्रोसेस कैसे काम करेगा और कैसी शिपिंग आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद पासपोर्ट फ़ीस एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड सेक्शन को जाके ध्यान से पढ़ो। मैं अबव 18 हूँ और मुझे पासपोर्ट चाहिए 10 ईयर्स वाला जंबो बुकलेट जिसमें ज़्यादा पेजेस होते हैं, एक्स्ट्रा पेजेस। सो आई विल पे $117 प्लस टैक्सेस। इसमें 3.5% चार्ज लगेगा क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड से पे करूँगा। अगर आपका पासपोर्ट री इशू हो रहा है क्योंकि आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा फ़ाइन देना पड़ेगा, जो फ़ीस आएगी $192। तो जो भी आपकी कंडीशन है, जिस एज के हिसाब से, वो आपके प्राइजेस इधर लिखे हुए हैं। उसके बाद आप नीचे जाके ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स देख लो। मेरा री इशुएंस ऑफ पासपोर्ट है तो मैं वो डॉक्यूमेंट खोल के दिखाऊंगा, बट एनेक्स्चरी और एफिडेविट आपको ज़रूर लगेगा। तो पहले ये री इशुएंस की चेक लिस्ट देखते हैं। ये चेक लिस्ट है एक अडल्ट के पासपोर्ट इशू के लिए। इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको ये चेक लिस्ट को अपने पैकेज में इंक्लूड करना है। सो इस चेक लिस्ट को प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लेना। एंड उसके बाद साइड में जो नंबर सेक्शन लिखे हुए हैं, सीरियल नंबर, इसमें चेक ऑफ करते रहना जो जो डॉक्यूमेंट आप अपने पैकेज में डालने लगे। इसमें फ़ोटोग्राफ है, जो स्पेसिफिकेशन 2x2 इंचज़ की, वो चाहिए। आपको अपना इंडियन पासपोर्ट जो भी आपके पास है वो चाहिए, और उसकी फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए, फर्स्ट 5 और लास्ट 2 पेजेस की। और अपीयरेंस चेंज सर्टिफिकेट जो है एनेक्स्चरी, उसको निकाल के फिल करके उसको नोटरी से स्टैंप करवाना है। एंड देन आपको यूएस का वीज़ा वैलिड स्टेटस चाहिए। आप यूएस में कैसे हो, तो आपके पास ग्रीन कार्ड है, आपके पास कोई भी चीज़ है, जो डॉक्यूमेंट्स इधर लिखे हुए लिस्ट किए, इनमें से आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा। फिर यूएस एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। मेरे पास यूएस का ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं है, तो मैंने अपना यूटिलिटी बिल और लीज़ एग्रीमेंट लगा दिया। जहाँ मैं रहता हूँ उधर अपार्टमेंट की जो रेंटल लीज़ थी मैंने वो लगा दी, तो उसके थ्रू मेरा यूएस का एड्रेस प्रूफ हो गया। इस पूरी चेकलिस्ट को आप ध्यान से पढ़ना, जो भी आपकी कंडीशन। अगर आप अंडर 18 हो, आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अभी आए हो और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, तो आपकी कंडीशंस थोड़ी सी चेंज होगी। सो मेक श्योर आप उसको पढ़ लें। और फ़ी पेमेंट के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन है। आप चेक से दे सकते हो, डायरेक्ट मनी ऑर्डर। एंड देन ये सारी कंडीशंस आपको मीट करनी है। अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, आपका नेम चेंज हुआ है, आपकी शादी हो गई, आपके किड्स, आपके बच्चे हो गए, तो वो सब चीज़ें इंफॉर्मेशन चेंज करानी है।
बर्थ सर्टिफिकेट, इंडियन एड्रेस, उन सबको प्रूफ लगेगा। तो इंडियन एड्रेस का प्रूफ मैंने भी लगा ही दिया, आधार कार्ड लगा के एक्स्ट्रा। एंड आप ये पूरी चेकलिस्ट को ध्यान से पढ़ लो, इसमें मिस्टेक्स लिखी हुई है, कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं और उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं। ये 10 पॉइंट है, 12 पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़ लो। फिर आते हैं एनेक्स्चर ई पे। इस फॉर्म को भर दो। ये बेसिक डिक्लेरेशन है प्लेन पेपर पे कि आपने कोई क्राइम नहीं किया और आपने किसी और देश की सिटीजनशिप नहीं ली है, क्योंकि अगर आप इंडियन सिटीज़न हो तो आप दूसरे देश के सिटीज़न नहीं हो सकते। तो वो सब चीज़ें इसमें कंडीशन साइन करानी पड़ती है और इसको नोटरी से स्टैम्प कराना पड़ता है। देन हम आते हैं एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ अपीयरेंस पे। तो आप 10 साल का पासपोर्ट यूजुअली इशू होता है या 5 साल का, और उस एज में उतने सालों में हर इंसान की शक्ल थोड़ी चेंज हो जाती है। तो आपको यहाँ पे नई फ़ोटो लगानी है, अपना साइन करना है और आपकी अपीयरेंस चेंज हुई है, अगर आपका साइन चेंज हुआ है तो वो डिटेल्स देनी है। एंड देन फिर ये जनरल पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन की चीज़ है। तो मैं शिकागो एम्बेसी में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास शिकागो कॉन्सुलेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो है, और इसमें सारे स्टेप्स दिए कि VFS की वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है। तो आप ये सारा एक बार पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा, एंड आपको शायद फिर मेरी ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत ना पड़े। बट अगर वीडियो देखने आ ही गए हो तो पूरी वीडियो अब ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इसके आगे दिखाता हूँ प्रिंट आउट निकाल के ये सारी चीज़ों का, जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिया कि कैसे पैकेज होगा और कैसे फेडेक्स में जाके देना है। टेक्निकल ग्राउंड पे आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो पासपोर्ट की तैयारी तो हो गई, शिकागो इसको भेजना है। ये शिपिंग लेबल निकाल दिया। 4 फ़ोटोज़ लगते हैं ऐसे, 2 खाली भेजने पड़ते हैं, और फिर ये फॉर्म पे लगा के, जो गवर्नमेंट एप्लीकेशन फॉर्म आता है, इस पे लगा के भेजनी पड़ती है सारी चीज़ें। ये चेकलिस्ट है, एक तो ये चेकलिस्ट निकलती है, ऐसी चेकलिस्ट आती है, 5 पेज VFS का फॉर्म जब भर लोगे, इन सब पे ऊपर अपने नाम और डिटेल्स लिखनी पड़ती है, और लास्ट पेज में साइन करना पड़ता है। अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी दिखाऊंगा, वो तो छुपानी पड़ेगी। फिर निकलते हैं ये 2 पेज इन्फॉर्मेशन की, और जो गवर्नमेंट फॉर्म भरो उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल के ऐसे फ़ोटो लग जाएगी, और फिर फ़ोटो के नीचे साइन हो जाएगा। पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन उसमें प्रिंटेड होगी, वो चेक कर लेना, और ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट आउट निकालने से पहले, एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले चेक करना। अगर गलत है कुछ भी चीज़ तो दोबारा आपको एप्लीकेशन भरना पड़ेगा गवर्नमेंट वेबसाइट पे, पासपोर्ट सेवा पे। उसके बाद गवर्नमेंट एप्लीकेशन फॉर्म हो गए, उस पर 1 फ़ोटो लगेगी, 2 साइन होंगे। जो इंडियन पासपोर्ट है आपका, उसके पहले 5 पेजेस जो मतलब स्टैम्प वगैरह इस तरह लगे रहते हैं, और फिर पीछे से 2 लास्ट के 2 पेजेस होंगे। तो टोटल 9-10 पेजेस के आसपास हो जाते हैं ये, वो लगाने पड़ते हैं। और जितने पासपोर्ट है, अगर 1 पासपोर्ट है तो 1 के लगाओ, 2 हैं तो दोनों पासपोर्ट के पहले 7 और लास्ट के 5 फ़ोटोज़ लगेंगे। फिर एक अपीयरेंस चेंज का एफिडेविट लगता है, और वो नोटराइज कराना पड़ता है स्टैंप लगा के। इस तरह की सील वगैरह लग जाती है स्टैंप वैम्प की। एक एफिडेविट होगा नोटराइज्ड, सील लगा के। और सबसे पहली बात, US में आपके बैंक हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, कई जगह नोटराइज्ड, लेकिन अगर आप अपनी कंपनी में काम करते हो तो सबसे पहले अपने आसपास किसी लोगों से पूछो, क्योंकि नोटरी बहुत लोगों के पास होती है, और लोग आपकी फ्री में भी मदद कर देंगे। अब मेरे शहर में जो मेरा बैंक था वो नए इस शहर में नहीं है, उसकी एक भी ब्रांच, तो मुझे दूर जाना पड़ता। तो मैंने ऐसे ही अपने ऑफिस के बाहर एक रिसेप्शन पे बैठती हैं, उनसे पूछ लिया कि यहाँ कॉलेज में कोई नोटरी है या नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैं नोटरी हूँ। एकदम से निकल गए, तो फ्री में ही उन्होंने मेरे 3 लगा दिए स्टैम्प आराम से, ना कुछ ज़्यादा पूछा, ना पैसे लिए। तो अपने आसपास कंपनी में पूछना, जहाँ पे भी लोग हैं, हो सकता है कुछ आपको फ्री में मिल जाए नोटरी वाले। मेरा तो हो गया नोटरी का काम। फिर एक होता है एनेक्स्चर E, फिर एक और नोटराइज, ये ऊपर नोटराइज है, इसमें US वीज़ा है, उसकी फ़ोटो लगेगी। तो कलर्ड फ़ोटो स्कैन करके प्रिंट करके निकालना और उसको नोटराइज कराना। उसके बाद US का आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो मैंने वीज़ा लगाया, वीज़ा की जगह आप अपने EAD कार्ड, स्टूडेंट का जो I-20 वगैरह होता है, जो भी लगा सकते हो। वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो लिस्ट में नीचे देख लेना। फिर आती है एक लीज़ को नोटराइज कराना पड़ता है, जहाँ पे आप रहते हो उधर की लीज़ लेके, अपार्टमेंट की, खुद का घर है तो खुद का एड्रेस सेल्फ डिक्लेरेशन करके उसको नोटराइज कराना पड़ेगा। वो भी 2 पेज है, तो दोनों पे उन्होंने नोटराइज कर दिया। फिर आती है ये पेमेंट फ़ीस। तो क्रेडिट कार्ड फ़ीस है, इसमें राउंड ट्रिप कोरियर की फ़ीस है, पासपोर्ट की फ़ीस है, वीज़ा की फ़ीस है, VFS की। तो टोटल मैंने जंबो बुकलेट ली है, तो मेरे $160 लगेंगे। मनी ऑर्डर से कर सकते हो और एक चेक से कर सकते हो पेमेंट।
तो टोटल $160 के हुए। मैंने क्रेडिट कार्ड से कर दिया। 3.5% फ़ीस लगती है। कोरियर के लगता है $36। VFS का ही कोरियर ले लिया मैंने। VFX का कोरियर होता है FedEx के थ्रू, उसके आप USPS का भी भेज सकते हो, बट VFS का ही ले लो डायरेक्ट जो वो दे रहे हैं। ज़्यादा से $5-10 महंगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। $100 की पासपोर्ट फ़ीस लगी। अगर मैं 36 पेजेस वाला नॉर्मल पासपोर्ट बनवाता छोटा तो उसकी $75 लगती। मैंने जम्बो बनाया 60 पेज। VFS फीस के बाद ये VFS पे भी एक फॉर्म भरना पड़ता है। VFS में फॉर्म भरने के लिए आपको पहले गवर्नमेंट पासपोर्ट फॉर्म से जो रेफरेंस नंबर होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट से भरोगे तो वहाँ पे एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उसको रेफरेंस नंबर को VFS की वेबसाइट पर डालोगे तो ये छोटा सा एक और फॉर्म है, उसमें आपकी पासपोर्ट डिटेल्स और वो सब आएगा कि डॉक्यूमेंट्स आपके सारे पूरे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड है तो वो आएगा। उसके साथ ये इसमें वो दे रखे हैं कि कौन कौन से पैकेज FedEx के अलाउड है, किस टाइप के और किस तरह के नहीं भेज सकते। तो ये नॉर्मल एनवलप जो होते हैं रीयूजेबल वाले वो सारे चल जाते हैं। ये चेक लिस्ट है, दोबारा देख लो, सारी चीज़ें लगा दी मैंने इसमें, नोटराइज करा दिया। फ़ोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बस यही सारी चीज़ें हैं, नोटराइज कराओ, फ़ोटो खींचो। फ़ोटो मैंने CVS से ले ली थी। CVS पे ऐसी 2 फ़ोटो मिलती है $17 की, लेकिन इसमें एडिशनल करवा ली मैंने, तो मैंने टोटल 8 फ़ोटोज़ ले ली $10 एक्स्ट्रा दे के। तो कॉपीज़ एक्स्ट्रा करा सकते हो, काफ़ी सारी हो जाती है। वो अपने आप ही खींच के दे देते हैं, प्रिंट करके जल्दी से हाथ के हाथ मिल जाती है। अब इसको फ़ोटोज़ ये वाली काट लेता हूँ कैंची से। उसके बाद पैकेट पूरा तैयार है। इसको FedEx में जाके पहले तो स्कैन कर लूँगा इनको अपने रिकॉर्ड के लिए, और उसके बाद FedEx में जाके डाल के आते हैं इसको चल के। पासपोर्ट का पैकेज तो तैयार हो गया। एक चेकलिस्ट लगा देते हैं, नाम लिख दो अपना, नंबर लिख लो। पासपोर्ट सेवा से फाइल नंबर भी लिखना पड़ता है जो 356066 लिख रहा है ऐसा। रीइश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट इन लिeu ऑफ एग्जिस्टिंग पासपोर्ट। उसके बाद वो जो शिपिंग लेबल है उसको लगा के भेज दो। ये FedEx के एनवलप में जाएगा और ये ऐसे लग जाएगा इसके ऊपर, बस। पासपोर्ट जाए, थैंक यू। भेज दिया पासपोर्ट, पीछे FedEx है उसमें। अब वेट करते हैं 2-3 हफ्ते तक कि अपडेट होके नया पासपोर्ट आ जाए। फिर लगाता हूँ सारे वीज़ा हर अलग अलग कंट्रीज़ के, और फिर चलेंगे वर्ल्ड टूर पे। 3 weeks later. मेरा पासपोर्ट आ गया, पासपोर्ट लेने चलते हैं अब। पासपोर्ट भी आ गया, अनबॉक्सिंग करते हैं पासपोर्ट की। आ गया FedEx का पासपोर्ट वापस, ये रहा। उसमें दिख तो नहीं रहा होगा, पर 2 हफ्ते से वेट कर रहा हूँ ना। मैंने शेव की, मैंने सोचा पासपोर्ट जब तक नहीं आएगा तब तक मैं शेव नहीं करूँगा। बहुत लोगों के पासपोर्ट गुम भी हो जाते हैं, इसलिए बस एक ये टेंशन थी कि गुम ना कर दे FedEx वाले, कोरियर वाले। भेजा इतना सारा सामान था, अंदर बस पासपोर्ट निकला, कुछ भी नहीं है। ये देखो, पुराने पासपोर्ट में होल कर दिया, और ये नया पासपोर्ट मोटा वाला 60 पेजेस का। इसकी तो भाई सही अनबॉक्सिंग हो गई, पहली बार पासपोर्ट की अनबॉक्सिंग हुई है। ये रहा, फोटो पे होल किया है सीधा, चेंज कर दिया। पासपोर्ट नीचे हो गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऊपर हो गया। ये क्या तरीका है? पासपोर्ट नंबर तो अच्छा नहीं दिख रहा। पुराने पासपोर्ट देखते कहीं इसमें से कोई वीज़ा तो नहीं फाड़ दिया। ओ भाई, 2 फोटो भी भेज दी वापस मेरी, अच्छी खासी फोटो थी, वेस्ट नहीं की। मंगाई क्यों थी जब लेनी नहीं थी? तो मैंने फालतू में एक्स्ट्रा प्रिंट कराई CVS से, तो फिर भी एक्स्ट्रा भेज देना, कंजूसी मत करना। ये रहा मेरा US का वीज़ा, सही सलामत है। ये रहा जापान का वीज़ा, वो भी सही सलामत है। ये UK का वीज़ा है, UK का भी है इसमें अभी भी। अब खोलते हैं नया पासपोर्ट। ओ भाई साहब, इसकी तो क्वालिटी चेंज है पूरी, एकदम नए क्वालिटी का पासपोर्ट है, पहले की तरह नहीं है, बिल्कुल चेंज कर दिया। अब पासपोर्ट में ब्लॉक्स रहते थे ना 4, इस पासपोर्ट में जैसे है, इसमें लाइनें नहीं है अंदर पेजेस में। 60 पेजेस वाला है, बड़ा पासपोर्ट है, मेगा जंबो बुक बोलते हैं इसको, जंबो बुक। कितना सही होता है ना, सारी देश जिसमें वीज़ा लग सकता है उस सब देशों के वीज़ा लगाए आते हैं पासपोर्ट के साथ। वार्निंग मैसेज लिखा है कि अगर मैं किसी और देश की नेशनैलिटी लेता हूँ तो मुझे पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। ये नया मैसेज है, ये पहले नहीं होता था। और ये प्लास्टिक पेज के ऊपर ही लगा है, लास्ट पेज जो है। ये पता नहीं मशीन रीडेबल पासपोर्ट है या नहीं। स्टैंप भी लगी है शिकागो की। अब ये दोनों पासपोर्ट साथ में रखने पड़ेंगे हमेशा। इसकी क्वालिटी थोड़ी रफ है,
इसकी क्वालिटी पुराने वाले की अच्छी है, या तो ये पता नहीं मैंने यूज़ कर लिया है इसलिए थोड़ा घिस गया, तो ये भी वैसा ही हो जाएगा। अभी रफ सा लग रहा है थोड़ा। चलो भैया, पासपोर्ट तो आ गए, अब चलते हैं दूसरे देश। कहाँ चले? सिंगापुर चलते हैं सबसे पहले। सिंगापुर का वीज़ा है ना अभी। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इस मेगा बुक की। ये तो था पासपोर्ट, लेकिन अब ये तो बता दूँ हुआ क्या क्या। इसके लिए इंडिया में जहाँ पे मेरा एड्रेस था, जो भी मेरा पुराने इस पासपोर्ट में एड्रेस था, अभी भी पासपोर्ट में वही एड्रेस है, तो वेरिफिकेशन के लिए पुलिस के फ़ोन आते हैं। एम्बेसी ने पिछले हफ्ते ही, करीब 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, आज क्या फ्राइडे है ना, पिछले थर्सडे को मुझे ईमेल किया था कि आपके लोकल थाने से जो एसपी है, उस एसपी के पास फ़ोन कर लेना अगर वो 2-3 हफ्ते में तुम्हें अप्रोच नहीं करते वेरिफिकेशन के लिए। तो मैंने सोचा क्यों 2-3 हफ्ते वेट करना, सीधे गए, बोला पापा को कि थाने में जाके बात कर लो और वेरीफाई करा लो एड्रेस। तो गए, उन्होंने थोड़ा प्रसाद मांगा कि बेटा बाहर है, काम कर रहा है अच्छे से, तो थोड़ा प्रसाद लेके आओ, मीठा खिलाओ कुछ। तो थोड़ा मीठा खिलाया। वो तो अब तुम्हारे स्किल के ऊपर है कि तुम कितना प्रसाद देते हो, कितना मीठा खिलाते हो, पर वो वेरीफाई करके दे देते हैं सारी चीज़ें। पुलिस वालों के पास तुम्हें भी ईमेल आएगा अगर यूएस में अपडेट कर रहे हो किसी भी कंट्री में कि अपने कंट्री का पुलिस स्टेशन डालो नियरेस्ट, तो पुलिस स्टेशन का जैसे ही ईमेल आया अपने घर से किसी को बोल देना कि पुलिस स्टेशन में जाके बात करें और अपने एड्रेस वेरीफाई करा दें। उधर पुलिस स्टेशन वाले भी मांगते हैं आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, आपके लास्ट इंडिया से बाहर जाने की और इंडिया में लास्ट एंट्री की डेट्स आपको उसमें पता होनी चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, आधार की कॉपी होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए घर का। आधार में भी होता है, यूजुअली आधार मांगते हैं, पर वो पुलिस वाले कुछ एक्स्ट्रा मांगने की कोशिश करते हैं क्योंकि बाहर तुम हो, तो उसके चक्कर में तुम्हें 1-2 एड्रेस प्रूफ और देने पड़ते हैं। तो बिजली का बिल या वोटर कार्ड, कोई पेरेंट्स का किसी का भी देना पड़ता है। पेरेंट्स का पासपोर्ट है, जो भी तुम्हारा पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है, भाई बहन जो भी उनके पासपोर्ट या आईडी है, उनको अपनी भी लेके जानी होती है ताकि पुलिस वाले को दिखाएं। वो सारी चीज़ें टिक कर लेते हैं कि रहते हो, ये एड्रेस कॉपी देख लिया, ये देख लिया, और उसके बाद वो फिर नेक्स्ट डे ही वो फॉरवर्ड कर देते हैं फॉर्म को। और अगले दिन जैसे ही उन्होंने फॉरवर्ड किया, उसके 2 दिन बाद ही मेरे पास ईमेल आ गया कि वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। तो मतलब एक तरह से ये पासपोर्ट बन के तैयार था और पुलिस वेरिफिकेशन जैसे ही आया उसके अगले दिन उन्होंने फेडेक्स कर दिया। तो इस ट्यूसडे को वेरीफाई हुआ था। वेडनेसडे को शाम को मेरा ईमेल आ गया एम्बेसी से कि हमने पैकेज वीएफएस को भेज दिया, और थर्सडे वीएफएस का आ गया कि हमारा पैकेज आ गया और आज तुम्हें फेडेक्स वापस रिटर्न कर दिया। तो ट्यूसडे को वेरिफिकेशन हुआ इंडिया में, वेडनेसडे को एम्बेसी ने पैकेट बाहर भेज दिया वापस पासपोर्ट डाल के, और थर्सडे को वीएफएस ने शिप कर दिया, और फ्राइडे को आज मेरे हाथ में ये पासपोर्ट है। 3 हफ्ते टोटल लगे, 3 हफ्ते। 21 जनवरी को भेजा था, आज है 17 फरवरी। तो ये था प्रोसेस दूसरे देशों में, यूएस में इंडियन पासपोर्ट लेने का। बाकी कंट्रीज़ में भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है, कहीं कोई एक्सट्रीम चेंजेस नहीं है। यार इसकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं कर रखी इन्होंने, पता नहीं दिख रहा है नहीं, गैप्स आए। ऐसे स्कूल की किताबों में भी बहुत गुस्सा आता था जब बाइंडिंग वो सही से नहीं करके देते थे। ये देखो, पुराने पासपोर्ट की बाइंडिंग एकदम अच्छी है, नए वाले के पेजेस लूज लग रहे हैं, कहीं ख़राब ना हो। फिर ख़राब का करना क्या, अच्छे से संभाल के रखूँगा। यहाँ पे एक IND का वो भी लिखा है, ऐसे पेन से हम कॉपियों के साइड में लिख देते थे ना, वो यहाँ लिखा है IND। एम्बेसी वाले भी बोर हो रहे थे बैठ के, तो उन्होंने लिखा हम भी ड्राइंग कर लेते हैं पासपोर्ट में। चलो, ये थी पासपोर्ट की वीडियो। अब पासपोर्ट हाथ में आ गया, अब मैं इसमें बनाऊँगा US वीज़ा की वीडियो कि मेरा वीज़ा कैसे लगा, आप कैसे थर्ड कंट्री में जाके वीज़ा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया में वीज़ा अपॉइंटमेंट्स तो मिल नहीं रहे। तो आप दूसरे देशों में जाके किस तरह से वीज़ा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कितना प्रोसेस है, कितना वेट टाइम दूसरी कंट्रीज़ में है, उसमें कैसा प्रोसेस है, कैसे कैसे क्या करना है। मैं सिंगापुर गया था पहले, जैसे सिंगापुर की वीडियोज़ में, जापान की वीडियोज़ में आपको बताया कैसे कैसे करते हैं, तो वो सब अब बताता हूँ अगली वीडियो में। कल परसों अच्छा मौसम होगा, आज तो ठंड है बाहर, जैसे ही थोड़ी धूप सी होगी बढ़िया मौसम होगा बाहर, वहाँ बैठ के बनाता हूँ वीडियो कि एज अ थर्ड कंट्री नेशनल आप कैसे अपना US वीज़ा ले सकते हो दूसरे देशों में, और कैसे टूरिस्ट वीज़ा भी लगवा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स को चाहिए US वीज़ा, वो कैसे ले सकते हैं। तो अगर किसी को जानते हो जिनको US वीज़ा नहीं लग रहा है, या कोई आपके फेवरेट दूसरे यूट्यूबर है जिनका US वीज़ा के अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे, कैंसिल हो गए, देखते होगे, उनको बोलना मेरी वीडियोज़ देखेंगे, क्योंकि मैं उसमें सारा प्रोसेस ब्रेक डाउन करूँगा कि कैसे एप्लीकेशन भरना है, DS 160 लेना है, कैसे पेमेंट करनी है इंटरनेशनली। पेमेंट के लिंक भी मैं दे दूंगा कि कौन से लिंक से, क्योंकि बाहर के बैंक के लिए आपको ये होना चाहिए कि उस देश में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर क्या करोगे। तो उसका भी मैं आपको लिंक शेयर करूंगा कि कैसे वो कर सकते हैं पेमेंट।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।